हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, जो हमने स्टार्ट किया है लुसेंट की ज्योग्राफी, उसमें हम लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं 9 लेक्चर। अब हम देखेंगे यहाँ पे लेक्चर नंबर 10। इसमें हम कवर करेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप को। इससे पहले हमने कौन कौन सा महाद्वीप कवर कर लिया है वो यहाँ पे देख लीजिए आप। हमने कवर किया अच्छे से, बहुत डिटेल से एशिया महाद्वीप। उसके बाद हमने देखा है यूरोप महाद्वीप, और इसके बाद हमने देखा है बहुत ही डिटेल से अफ्रीका महाद्वीप। और अभी जस्ट कुछ दिन पहले हमने अपलोड किया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो ये 4 महाद्वीप के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से कवर किया है। आप अगर हमारा वीडियो देख लोगे ये चारों, तो फिर इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से टैकल कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जैसा भी आपको देखने के बाद फील हुआ हो वो आपका रिव्यू बिल्कुल वेलकम है हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट करिएगा बिल्कुल खुल करके, जो भी आप फील किए हो देखने के बाद। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट डाटा लाइन इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। देखिए, अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क रास ने 1911 ईस्वी में की थी। तो किसने की थी अंटार्कटिक महाद्वीप की? देखिए, कैप्टन जेम्स क्लार्क रास ने कब? 1911 में। ठीक है, अभी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। किस नंबर का है ये? 5th नंबर का है। ये तो आपको ध्यान रखना है कि अंटार्कटिक महाद्वीप 5वें नंबर का महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। ओके, यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे ये, कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई देशों के यहाँ पे वैज्ञानिक जो शोध केंद्र बनाए हुए हैं और वहाँ से पृथ्वी के बारे में शोध करते रहते हैं, तो इसीलिए इस महाद्वीप को क्या कहते हैं? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि कौन से महाद्वीप को कहते हैं, तो ध्यान रखना है कौन सा महाद्वीप है वो अंटार्कटिक महाद्वीप है। इंपॉर्टेंट है। देखिए फिगर, देखिए फोटो, कहाँ की बात हो रही है ये साउथ में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और देखिए 5वां ये बड़ा महाद्वीप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और क्या कह रहा है? दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। तो लोकेशन देखिए, माइंड में रखिए। आगे बढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पे। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों, कौन कौन से? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी हुई है। फिगर में देखिए दिख रहा है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है ये। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडेल सागर व रास सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। यहाँ पे देखिए इसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि ये किस किस महासागर से घिरा हुआ है। तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ये 3 महासागर से घिरा हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। वेडेल सागर और रास सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। तो ये दोनों महासागर का लोकेशन देखिए आप फिगर में, कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस महासागर के भाग है। ये अंटार्कटिक महासागर के ही भाग है, वेडेल सागर और रास सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले लाइन पे, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुँच पाया। तो जब नहीं पहुँच पाए हैं तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। आगे बढ़िए। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन वेलिंग शासेन को जाता है, जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टाक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा था। तो ये नाम हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मुख्य भूमि तक पहुंचे हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। क्या नाम है इनका? देखिए, फेबियन वेलिंग शासेन, खोज किया था मुख्य भूमि का अंटार्कटिक का। ओके, तो ये नाम इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? सन लिखा है 1820 में। तो अगर एग्जाम में पूछे कि किस सन में अंटार्कटिक के मुख्य भूमि तक पहुंचा गया था, तो वो है 1820 ईस्वी। किस जहाज़ से? बोस्टाक नामक जहाज़ से। तो ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आए तो यहाँ से कुछ भी प्रश्न आप अच्छे से टैकल करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। देखिए, बर्फ से ढका हुआ है तो सफ़ेद होगा ही, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। तो ध्यान रखना है एग्जाम में अगर आए कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो
अंटार्कटिक महाद्वीप को कहते हैं, क्योंकि 98% भाग जो है वो ढका हुआ है हमेशा बर्फ से। तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन 1911 ईस्वी था। तो क्या कह रहा है ये, दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है। हमने ऊपर देखा था कि दक्षिणी ध्रुव जो है वो अंटार्कटिक के बीच में है। तो यहाँ पे पहुँचने वाले कौन है प्रथम व्यक्ति, तो वो नॉर्वे के निवासी हैं। क्या नाम है उनका, एमंडसन, जो सन 1911 में पहुँचे थे वहाँ पे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आएगा ये। दक्षिणी ध्रुव पे पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो वो है एमंडसन। इंपॉर्टेंट है, सन पूछ दे तो 1911, ये नाम और ये ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दक्षिणी ध्रुव पे पहुँचने वाले हैं ये। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि अंटार्कटिक को क्या कहा जा रहा है, श्वेत महाद्वीप। और दोनों मौसम में अलग अलग इसका आकार होता रहता है। तो देखिए क्या होगा, जब गर्मी होगी तो पिघल जाता है, बर्फ़ पिघलता है तो आकार चेंज हो जाता है, और फिर जब ठंडी आती है तो बर्फ़ जम जाते हैं तो आकार कुछ चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, गतिशील महाद्वीप। तो श्वेत महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है, अंटार्कटिक को। ध्यान रखना है, एग्जाम में आए तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी क्या है, वो है बिन्सन मासिफ, जो कि 5140 मीटर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कौन सी पर्वत श्रेणी अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो है क्वीन मोड। इंपॉर्टेंट है, एक से एग्जाम में आपके आएगा कि अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटने वाली वो कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो वो है क्वीन मोड। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है बिन्सन मासिफ। एग्जाम में आपके अभी ऐसे भी आ सकता है प्रश्न कि बिन्सन मासिफ किस पर्वत का सबसे सर्वोच्च चोटी है, तो वो है क्वीन मोड का। या फिर ऐसे एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे सर्वोच्च चोटी बिन्सन मासिफ किस महाद्वीप में है, तो वो है अंटार्कटिक महाद्वीप में है। तो यहाँ से 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान रखना है, ये हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए। माउंट एरबुस अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, ये जानने की जरूरत नहीं है, बट ये हमें पता होना चाहिए कि ये माउंट एरबुस किस जगह का ये ज्वालामुखी है, किस महाद्वीप का, तो ये है अंटार्कटिक का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, माउंट एरबुस कहाँ का है ज्वालामुखी, ये है अंटार्कटिक महाद्वीप का। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वोस्टाक में रिकॉर्ड किया गया था, जो कि माइनस में था 89.2 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे कम तापमान किस महाद्वीप में है, तो वो है अंटार्कटिक महाद्वीप में। किस जगह पे है, तो वोस्टाक जगह पे है। ये वोस्टाक हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ये देखिए वोस्टाक, ये वही वोस्टाक जिस नाव से आए थे फेबियन वेलिंग सासिन। तो उस जगह को यहाँ पे क्या नाम दे दिया गया है, उस जगह को ही वोस्टाक नाम दे दिया गया है जहाँ पे वो पहुँचे थे। तो पूरे विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक में उसी एरिया में है। तो कितना है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस ये मत ध्यान दीजिए, बस ये देखिए कि कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, आगे बढ़िए। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। देखिए एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकता है कि पोल ऑफ कोल्ड किस महाद्वीप में है, तो वो है अंटार्कटिक महाद्वीप में। ओके, ऐसे आ जाएगा। या फिर एग्जाम में दे देगा कि किस जगह पे पूरे विश्व में न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है, तो ऑप्शन में ये रहेगा, तो ध्यान रखिएगा पोल ऑफ कोल्ड, विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान यहाँ पे मिलता है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, ये अंटार्कटिक महाद्वीप में है। फिर देखिए अगला लाइन क्या कह रहा है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। यानी कि बस ये जानना है आपको नॉर्मली में कि अंटार्कटिक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे 6 महीने दिन रहती है और 6 महीने रात रहती है। तो बस ये जानना है नॉलेज के लिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं आने वाले हैं। ये देखिए लाइकेन व मांस अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है। तो लाइकेन और मांस है, ये भी जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं आने वाला है। यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती है। तो ये चीज़ हमारे एग्जाम में आ सकता है कि क्रिल मछली किस महाद्वीप में कहाँ पे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है अंटार्कटिक महाद्वीप में। ध्यान रखना है, क्रिल मछली जो कि झुंडों में रहती है। या फिर एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि कौन सी मछली झुंडों में रहती हैं, तो वो है क्रिल मछली। ओके, जो झुंडों में रहती हैं कहाँ पे, अंटार्कटिक महाद्वीप में। 2 तरह से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिका में के
प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। कौन कौन सी बात हो रही है पर्वत की, देखिए। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत एक पहला हो गया, और दूसरा क्या है, पूर्वी अंटार्कटिका के पास। दो यहाँ पे चीज़ों की बात हो रही है। तो इस पर्वत के पास क्या है, कोयला है, और ये जो पूर्व अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत है यहाँ पे लोहे के निक्षेप है। तो हमारे एग्जाम में कैसे आएगा कि ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कौन सा खनिज पाया जाता है, क्या पूछेगा, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। और यदि ये पूछ देगा कि प्रिंस चार्ल्स पर्वत में कौन सा निक्षेप पाया जाता है, तो वो पाया जाता है लोहे का निक्षेप। किसका, लोहे का निक्षेप। तो ये हमने पढ़ा अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इस महाद्वीप को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से थे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय थे। तो एग्जाम में अगर पूछे कि, तो यदि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन करके आता है कि अंटार्कटिक पे पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो ध्यान रखना है गिरिराज सिरोही जी हैं। कहाँ के हैं ये, यूपी के हैं। तो ये तो शायद नहीं पूछेगा, पूछने का चांस बहुत ही कम है, बट ये नाम इम्पोर्टेंट है, गिरिराज सिरोही जो कि प्रथम भारतीय हैं जो पहुँचे थे दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक के। इम्पॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे पढ़ा है और भी क्वेश्चन, तो उसके साथ साथ इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये क्वेश्चन तैयार रखना है। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981-82 में प्रारंभ किया है। ठीक है, कब शुरू हुआ ये नहीं इम्पोर्टेंट है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था, ये डेट इम्पोर्टेंट है, किसके, डॉक्टर सईद जहूर कासिम जी के। आगे बढ़िए, भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया, जो अब नष्ट हो गया है। देखिए नष्ट हो गया है, लेकिन ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि अंटार्कटिक में भारत का पहला शोध केंद्र कौन रहा है, तो वो है दक्षिणी गंगोत्री। किस सन में, 1983 में। तो यहाँ से दो प्रश्न बनने वाला है कि सबसे पहला शोध केंद्र कौन सा रहा है अंटार्कटिक में भारत का, तो वो है दक्षिणी गंगोत्री। सबसे पहला रहा है ये, किस सन में रहा है, ये भी एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट, तो 1983 में। दो प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। ये इस समय नष्ट हो गया है, पर फिर भी हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। आगे देखिए, 1989 ईस्वी में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई है। पहला हुआ था 1983 में, नाम है दक्षिण गंगोत्री। दूसरा हुआ 1989 में, नाम है उसका मैत्री। फिर लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया है। देखिए पहला 1983 में, दूसरा 1989 में, फिर जाकर के बाद में एक और पहला, दूसरा और तीसरा अनुसंधान केंद्र जिसका नाम है भारती। ये कहाँ पे, अंटार्कटिक में लार्समन हिल्स। यानी कि एग्जाम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि लार्समन हिल्स कहाँ पे है, तो ये है अंटार्कटिक में। कहाँ पे है, अंटार्कटिक में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखना है। पहला दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। सीक्वेंस भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे समाप्त हुआ अंटार्कटिक। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनने वाले थे उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम अगला महाद्वीप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट महाद्वीप है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो कवर करते हैं कौन सा महाद्वीप है ये, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट लाइन डाटा फैक्ट क्या है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसके पहले हमने पढ़ा था अभी अंटार्कटिक के बारे में, तो वो किस नंबर पे था, 5वां नंबर पे। तो ये चौथा है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका क्षेत्रफल इतना है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। तो ये लाइन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन है, तो वो है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आने वाला है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन है, तो वो है दक्षिणी अमेरिका। ओके, चलते हैं अगले लाइन पे। अगला क्या है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा हार्न अंतरीप है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच ये अवस्थित है। क्या, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका का लोकेशन बताया जा रहा है।
तो ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच में है, जो कि पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। तो पनामा जल संधि से इसके साथ कौन सा महाद्वीप जुड़ा हुआ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हमने जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जब पढ़ा था तो बहुत ही डिटेल से फिगर के साथ हमने इसको देखा था, बट यहाँ पे हम फिर से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम फिर से फिगर देखते हैं। देखिए फिगर दिख रहा होगा आपको, पनामा जल संधि कहाँ पे है ये देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीचों बीच में है, पनामा जल संधि है ये। तो याद रखना है ये किन दो महाद्वीप के बीच में है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है। तो किस महाद्वीप के दक्षिण भाग में है ये? दक्षिणी अमेरिका के टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप किस महाद्वीप के पास में है, तो वो है दक्षिणी अमेरिका। कौन से? दक्षिणी अमेरिका की, जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो एग्जाम में अगर आपके पूछे कि मैगलन जल संधि कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण साइड में है। या फिर आपके एग्जाम में ऐसे पूछे कि टेराडेल फ्यूगो नामक द्वीप और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो वो है मैगलन जल संधि। इंपॉर्टेंट है, कैसे भी क्वेश्चन आए यहाँ से तो आपको टैकल करना है। इसका दक्षिणतम सिरा हार्न अंतरीप है, तो ठीक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए। दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है। देखिए क्या बात कर रहा है कि दक्षिणी अमेरिका की एक देश की बात हो रहा है, ब्राज़ील की। इसकी सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके, देखिए आप मैप देखिए, ब्राज़ील का बाउंड्री देखिए, ये सभी देशों से टच हो रहा है। जो जो देश हैं दक्षिणी अमेरिकी में, सिर्फ और सिर्फ दो देश को छोड़ करके। कौन कौन से? चिली और इक्वाडोर। चिली और इक्वाडोर से इसकी बाउंड्री टच नहीं हो रही है, किसकी? ब्राज़ील की। बाकी यहाँ के सभी देशों से इसकी बाउंड्री टच हो रही है, तो ध्यान रखना है चिली और इक्वाडोर। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील देश की सीमा इनमें से किन दो देशों से टच नहीं होती है या फिर स्पर्श नहीं होती है, तो चिली और इक्वाडोर ऑप्शन में रहेगा, तो ध्यान रखना है। ओके आगे बढ़िए, चलते हैं अगले लाइन पे। अगला क्या है? भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। देखिए यहाँ पे तीन नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आराम से हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आए यहाँ पे कि ऐसे आएगा क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका के कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, आपको चार नाम दे देगा। तो हमें उसमें इक्वाडोर भी देगा, कोलंबिया भी देगा और ब्राज़ील भी देगा, और एक नाम देश का कोई और ऐड कर देगा। तो पूछेगा इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा पे नहीं है, तो ध्यान रखना है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील है। बाकी चौथा जो भी देश रहेगा तो वो नहीं होगा। ओके, तो ध्यान रखना है यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। आगे देखिए अगला लाइन। दक्षिणी अमेरिका के पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील, जिसका नाम है टीटीकाका, वो स्थित है। यह बोलीविया पठार में स्थित है। देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं एग्जाम में। पहले पूछेगा आपको कि टीटीकाका झील किस दो देशों की सीमा पे है। सबसे पहले ये पूछेगा टीटीकाका झील किन दो देशों की सीमा में है, और दो दो नाम का पेयर आपके ऑप्शन में दे देगा। तो पेरू और बोलीविया की सीमा पे है ये टीटीकाका झील। ओके, पहला प्रश्न। दूसरा कैसे बनेगा यहाँ से कि विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील कौन सी है, आपको चार झील का नाम दे देगा। तो कौन सा होगा उसमें से? टीटीकाका झील, जो कि विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील है। ओके, तो दो प्रश्न हो गया। और यहाँ से ऐसे प्रश्न बनेगा कि टीटीकाका झील किस पठार में स्थित है, चार पठार का नाम दे देगा। तो बोलीविया का पठार इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। बोलीविया के पठार में है टीटीकाका झील। तो देख रहे हो आप यहाँ से तीन क्वेश्चन ऐसे ही बन रहा है सीधे सीधे। और चौथा क्वेश्चन एक और बन सकता है कि टीटीकाका झील किस महाद्वीप में है, तो वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो चार क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। आगे बढ़िए, आगे लाइन क्या कह रहा है? माराकाइबो झील उत्तरी पश्चिमी वेनेजुएला में एक लैगून झील है जो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन है, तो वो टीटीकाका नहीं है। कौन सी है वो? माराकाइबो झील है दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील। और दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा यहाँ से कि माराकाइबो झील दक्षिणी अमेरिका में किस देश में स्थित है, तो वो है वेनेजुएला में। तो दो प्रश्न यहाँ से तैयार रहेगा, आपको ध्यान देना है। चलते हैं अगले लाइन पे। अगला लाइन क्या है यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, किस दृष्टि से? अपवाह क्षेत्र
की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भागों, कौन कौन से, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो ये बता रहा है सब कुछ किसके बारे में, दक्षिणी अमेरिका के जो देश है ब्राज़ील, उसके बारे में। तो ब्राज़ील के बारे में देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनने वाला है कि अमेजन नदी, सबसे पहले यही बनेगा प्रश्न कि अमेजन नदी किस महाद्वीप में है, तो वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो बेसिन दिया हुआ है कि अमेजन नदी किस किस देशों में बहती हैं, देखिए यहाँ पे 3 या 4 से ज़्यादा नाम है, तो यहाँ पे एग्जाम में नहीं बनने वाले क्वेश्चन, क्योंकि एक तो खुद ब्राज़ील, फिर पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, फिर वेनेजुएला, ये उसके बाद ये इतने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो जब जहाँ पे 5 से 6 नाम आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन बनना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और जहाँ पे 3 से 4 नाम होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 5 से 6 नाम है, तो ये नाम नहीं याद रखना है कि वो उसका बेसिन किस किस देश में है। ओके, आगे बढ़िए। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है। देखिए, अमेजन बेसिन का जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनका मुख्य आहार क्या है, मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा कि विश्व की वो कौन सी नदी की बेसिन है जहाँ के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल सीधे बनेगा कि पूरे विश्व में बात करेगा दोस्तों, पूरे विश्व में वो कौन सी नदी बेसिन है जहाँ के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है, तो वो कौन सी बेसिन होगी, अमेजन बेसिन। इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो टफ क्वेश्चन बनेंगे, तो हमें ऐसे अपनी तैयारी करनी है कि टफ से टफ क्वेश्चन भी हम टैकल कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम इतने शिफ्ट में होता है, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन जाए, तो हमें हर तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए। ओके, देखिए, यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत तीव्र ढाला हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मलोका, ये क्या है, ये एक घर है। यहाँ से अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा कि मलोका क्या है, सीधे ऐसे क्वेश्चन बनेगा, या फिर ऐसे बन जाएगा कि दक्षिण अमेरिका का मलोका क्या है, तो वो क्या है, सबसे पहले जानना है कि वो एक घर है। ओके, तो ये बड़े अपार्टमेंट वाले घर हैं जो कि दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे तीव्र ढलान वाला छत वाला जो घर होता है उसे हम लोग बोलते हैं मलोका। क्या, मलोका। ध्यान रखना है, मलोका, मेनियोक, ये दो चीज़ कहाँ से संबंधित हैं, ये ब्राज़ील के जो अमेजन बेसिन क्षेत्र है वहाँ के ये संबंधित हैं। मेनियोक क्या है, आहार है वहाँ का, और मलोका क्या है, वहाँ का जो घर होता है उसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। अमेजन बेसिन का परिजीवी पौधा ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो किस पौधे की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ब्रोमीलाइड। क्या एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा यहाँ से कि ब्रोमीलाइड पौधा किस नदी बेसिन में पाया जाता है, तो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। और एक प्रश्न ऐसे बन जाएगा, और दूसरा प्रश्न बनेगा कि वो कौन सा पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। तो कौन सा पौधा है, वो ब्रोमीलाइड पौधा है। कहाँ पाया जाता है, अमेजन बेसिन में। कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ओके, तो ध्यान रखना, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आगे बढ़िए। मांस खाने वाली पिरान्या मछली अमेजन नदी में पाई जाती है। कौन सी मछली, पिरान्या मछली। तो अगर आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि पिरान्या मछली किस नदी में पाई जाती है। ऑप्शन में विश्व की 4 नदियाँ दी रहेंगी, तो अमेजन नदी है जहाँ पे पाई जाती हैं पिरान्या मछली। मांस खाने वाली है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे पाई जाती है ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। टूकन एवं गुंजन अमेजन बेसिन में पाई जाने वाली पक्षी है। क्या है, ये पक्षी है। सबसे पहले एग्जाम में आपके अगर दे देगा कि टूकन और गुंजन क्या है, आपके ऑप्शन दे देगा कि पठार है, नदी है, पर्वत है, पक्षी है, पेड़ है, कुछ भी दे देगा, तो ध्यान रखना है कि टूकन और गुंजन क्या है, वो एक पक्षी है। कहाँ पे पाई जाती हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। तो अगर महाद्वीप पूछे, ऑप्शन में दे दे 4 महाद्वीप, तो किस महाद्वीप में पाई जाती हैं टूकन और गुंजन पक्षी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और किस बेसिन में पाई जाती हैं,
अमेजन बेसिन में। टूकन एवं गुंजन पक्षी, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले लाइन पे। अगला क्या है, ब्राज़ील में अमेजन नदी पर बबीना बांध बनाया गया है। देखिए कौन सी बांध की बात हो रही है, बबीना बांध। कहाँ पे है ये, अमेजन नदी पे है, ब्राज़ील में है। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे बनेंगे कि बबीना बांध किस नदी पे स्थित है, तो किस पे है वो, अमेजन नदी पे है। और यदि ये पूछ दे आपसे कि बबीना बांध किस देश में स्थित है, तो वो ब्राज़ील में स्थित है। तो 2 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसके जलाशय में अमेजन द्रोणी के 2360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन डूब गए तथा बायमिरी अंतरोली जनजाति के 1/3 लोगों को विस्थापन का दुख झेलना पड़ा। कौन सी जनजाति, बायमिरी अतरोरी। देखिए बायमिरी अतरोरी जनजाति कहाँ की है, ये है ब्राज़ील की है। बस आपको यही जानना है और कुछ भी नहीं। तो बायमिरी अतरोरी ये जनजाति कहाँ पे है, ये ब्राज़ील में है। बस इतना ही ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले लाइन पे। अगला क्या है, वेनेजुएला में कैरो नदी ओरिनीको नदी की सहायक पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। यह गुयाना पठार में है। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या लाइन बनता है हमारे एग्जाम में कि एंजिल नामक झरना किस नदी पे स्थित है, एंजिल नामक, तो किस पे है ये, कैरो नदी पे है। पहला प्रश्न ये हो गया। और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि कैरो नदी किस देश में है, तो कहाँ पे है ये, वेनेजुएला में है। और यदि तीसरा प्रश्न बनेगा तो ऐसे बनेगा कि एंजिल नामक झरना किस महाद्वीप में है, तो कहाँ पे है ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में है एंजिल नामक झरना। और अगला प्रश्न कैसे बनेगा यहाँ से कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो 4 झरने का नाम दिया रहेगा। तो ध्यान देना है, एंजिल नाम का झरना है वो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के कैरो नदी जो कि वेनेजुएला में है वहाँ पे पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से आ सकता है कि एंजिल नामक झरना किस पठार में पाया जाता है, तो गुयाना पठार में। ओके, आपने देखा यहाँ से कम 5 क्वेश्चन तो यहाँ से बनने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे उच्च ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, प्रश्न यहाँ से भर भर के आने वाले हैं कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी विश्व में कौन सा है, तो वो कौन सा है, ओजस डेल सलाडो। पहला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, ओजस डेल सलाडो। और यदि ये पूछ देगा कि ओजस डेल सलाडो जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो किस महाद्वीप में है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ओके, और यदि आपको 2 देशों का पेयर नाम देकर के पूछे कि किन 2 देशों की सीमा पे स्थित है ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी, तो वो है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे। कहाँ पे है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो। ओके, फिर ये तो हो गया। इसके बाद एक प्रश्न और बनेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है। और विश्व के 4 पर्वतमालाएं आपके ऑप्शन में आ जाएंगी। तो ध्यान रखना है कि एंडीज पर्वतमाला में स्थित है ओजस डेल सलाडो जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे बढ़िए। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सिल्वास है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका के, यहाँ पे देखिए दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सिल्वास है। तो एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा कि किस महाद्वीप के वर्षा वन का स्थानीय नाम सिल्वास है। क्या पूछेगा, महाद्वीप के बारे में पूछेगा कि किस महाद्वीप के वर्षा वन का स्थानीय नाम सिल्वास है। तो कौन से महाद्वीप के, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पहला प्रश्न हो गया। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ये एग्जाम में सीधे पूछेगा कि दक्षिणी अमेरिका में प्राप्त होने वाला वाल्सा क्या है, ऐसे ही पूछेगा। या फिर पूछेगा कि वाल्सा क्या है, तो क्या है ये, लकड़ी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न कैसे बनेगा यहाँ से कि दक्षिणी अमेरिका में कौन सी लकड़ी है जो सबसे हल्की है। तो 4 लकड़ी का नाम दे देगा, तो कौन सी है वो, वाल्सा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और एक प्रश्न ऐसे बनेगा कि वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो वो किस में पाई जा रही है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो जैसे भी प्रश्न आए यहाँ से आपको टैकल करने के लिए तैयार रहना है।
आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन क्या दिया हुआ है, एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। यानी कि जब मान लीजिए एंडीज पर्वत है तो ये हो गया पूर्वी ढाल, ये हो गया पश्चिमी ढाल। तो जो इसका पूर्वी ढाल है, यहाँ के जो वन है उन्हें बोलते हैं मोंटाना। तो एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा कि किस पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। किस पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। 4 पर्वत के नाम रहेंगे तो कौन से उसमें से सही होगा, एंडीज पर्वत। आगे बढ़िए। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला किंडोर पंछी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया न उड़ सकने वाली पक्षी है, अफ्रीका के शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है, तो वो है किंडोर। एग्जाम में अगर आ जाए संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है तो किंडोर है। ओके। और यदि ऐसे पूछ दे कि संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी किंडोर किस महाद्वीप में पाया जाता है तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ओके, 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न कैसे बनेगा यहाँ पे कि विश्व में न उड़ सकने वाली पक्षी का नाम क्या है, तो क्या है, रिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अफ्रीका में क्या पाया जाता है, शुतुरमुर्ग, और ऑस्ट्रेलिया में एमू पाया जाता है। तो बस ये जानना है कि ये दोनों पक्षी भी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। एमू कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, शुतुरमुर्ग अफ्रीका में। तो ध्यान रखना है, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एमू इम्पोर्टेंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि न उड़ सकने वाला पक्षी है। ओके, चलिए। रिया कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में, एमू कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़िए। अगला लाइन क्या कह रहा है, प्यूमा एवं जगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। देखिए प्यूमा, आपने इसके कपड़े देखे होंगे, शूज़ देखे होंगे, प्यूमा। ओके, PUMA, प्यूमा। और जगुआर, आप इसकी गाड़ी देखे होंगे जगुआर नाम की। तो ये जो दोनों नाम हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोस्तों शिकारी जानवर हैं। कहाँ के हैं, दक्षिणी अमेरिका के। ये बंदरों और पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि प्यूमा और जगुआर किस महाद्वीप में पाए जाते हैं तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। यहाँ से बस ऐसे ही एक प्रश्न बनने वाला है। आगे देखिए, एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है जो बोझ ढोने का काम करता है। तो यहाँ से एक ही प्रश्न आएगा कि किस पर्वतमाला में लामा पाया जाता है तो एंडीज पर्वतमाला। बस यहाँ से एक ही प्रश्न बनने वाला है। आगे देखिए, ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। देखिए अगर आपको ये पूछेगा कि ग्वानको कौन है, मतलब ग्वानको क्या है, आपको 4 जानवर का नाम दे देगा। तो ग्वानको क्या है, लामा है। ओके, और ये ग्वानको अगर ये पूछेगा, सीधे ये नाम दे करके पूछेगा कि ग्वानको लामा, अगर ये पूछेगा ग्वानको लामा किस मरुस्थल में पाए जाते हैं तो वो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2 प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। इस महादेश के बोलीविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित राजधानी नगर है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि विश्व की सबसे ऊंची, अधिक मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित राजधानी कौन सी है तो वो है लापाज। किसकी है वो, बोलीविया की है। ओके, तो अगर ऐसे पूछेगा प्रश्न तो पहला प्रश्न ये बनेगा, और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है राजधानी, तो वो है कौन से महाद्वीप पे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। प्रश्न यहाँ से ये आने की संभावना बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 20% है। तो आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। ओके, आगे देखिए, इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरिया कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन है तो वो है रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है। इसको भी पूछने की जो चांस है वो भी 20% है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए। अगर आप इन्वायरमेंट, अगर आप पर्यावरण सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो आपको बताना है यहाँ पे कमेंट करके कि रियो डी जेनेरिया पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जो हमारे हिस्ट्री, मतलब हमारे इतिहास में दर्ज है। पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से रियो डी जेनेरियो क्या है वो, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। ओके, आगे बढ़िए। दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया के पठार हैं। देखिए ये 3 पठार की बात हो रही है, बता रहा है कि गुयाना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया के पठार कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में है।
तो इनमें से या तो तीनों एक साथ या फिर कोई एक दे करके पूछ देगा कि गुयाना पठार किस महाद्वीप में है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। पेंटागोनिया पठार कहाँ पे है, तो दक्षिणी अमेरिका में है। मतलब कोई भी पूछे तो ध्यान रखना है दक्षिणी अमेरिका में है ये पठार। आगे बढ़िए। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। पम्पास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। पम्पास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से 3 प्रश्न बनने वाले हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपसे पूछेगा कि पम्पास घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो पम्पास जो है ये घास के मैदान है, ये पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, पहला प्रश्न। दूसरा बनेगा कि पम्पास जो है दक्षिणी अमेरिका के किस देश में पाए जाते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका के किस देश में पाए जाते हैं ये? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का हृदय कहलाते हैं ये। दूसरा प्रश्न हो गया ये। तीसरा प्रश्न ये बनेगा आपसे कि किस घास के मैदान में अल्फ़ा अल्फ़ा नामक घास उगाई जाती है, तो वो है पम्पास। ओके, तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे देखिए। दक्षिणी अमेरिका के वनों से रबड़, सिनकोला, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए। ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। तो बस ये आपको ये 40% बस माइंड में रखना है कि ब्राज़ील जो है रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। आगे बढ़िए। आगे देखते हैं क्या है। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका तीसरा स्थान है। गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। यहाँ से 2 प्रश्न बनने वाले एग्जाम में। कैसे? देखिए, सबसे पहले पूछेगा कि दक्षिणी अमेरिका के किस देश में सूरजमुखी के बीज ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं, तो वो अर्जेंटीना हो जाएगा, पहला प्रश्न। और तीसरा स्थान है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला प्रश्न ये हो गया। और दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि गेहूं की चंद्राकार पेटी किस देश में पाई जाती है, तो अर्जेंटीना में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है अर्जेंटीना, याद रखना है। सूरजमुखी और गेहूं की चंद्राकार पेटी यहाँ पे पाई जाती है। आगे देखिए, अगला लाइन क्या कह रहा है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादन देश है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए कि सर्वाधिक कोको उत्पादन कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में होता है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में होता है। ओके, ध्यान देना है, कोको उत्पादन। आगे बढ़िए। दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न बनेंगे यहाँ से कि दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश है जहाँ पे सर्वाधिक कॉफ़ी पाया जाता है, तो वो है ब्राज़ील। या फिर डायरेक्ट बनेगा कि किस देश में सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी उत्पादित किया जाता है, तो ब्राज़ील में। ओके, और अगला प्रश्न कैसे बनेगा कि ब्राज़ील के कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? 4 नाम दे देगा वहाँ पे, तो क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। कहवा, देखिए कहवा की बात हो रही है, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में कहवा का उत्पादन कहाँ पे होता है, किस राज्य में होता है कहवा का उत्पादन। तो बताना है आपको कमेंट करके, कहवा भारत में कहाँ पे उगाया जाता है। आगे देखिए। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। विश्व में इसका प्रथम स्थान है। तो देखिए प्रथम स्थान है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कह रहा है कि सोयाबीन, एग्जाम में अगर पूछे कि सोयाबीन उत्पादक में कौन सा देश सबसे प्रथम है, तो वो है ब्राज़ील। इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील सोयाबीन उत्पादक में प्रथम है। ओके, चलिए देखते हैं अगले पेज पे। अगला लाइन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। चिली का चूकी कामाता तांबा खान दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। देखिए अगर आपको पूछे विश्व की तांबा राजधानी किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है चूकी कामाता तांबा जो खान है उसे कहा जाता है। यानी कि इस खान को क्या कहा जाता है? विश्व की तांबा राजधानी। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है ये, किस देश में है ये? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। किस देश में है? चिली में है। तो ध्यान रखना है, चिली में जो स्थित है चूंकि कमाता तांबा खान, ये विश्व की तांबा राजधानी कहलाता है। तो ये हो गया। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा कि चिली का चूंकि कमाता खान किस लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान है, तांबा की खान है, या फिर मतलब एल्युमिनियम, कोई भी दे देगा। तो ध्यान रखना है कि चिली का चूंकि कमाता जो खान है वो तांबे की खान है। किसकी है? तांबे की खान है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ से 2 प्रश्न ऐसे एग्जाम में आपके आने वाले हैं। आगे बढ़िए। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील
सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है। देखिए जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे से देखिए यहाँ पे कि ब्राज़ील में क्या पाया जा रहा है, मैंगनीज पाया जा रहा है। अभी हमने ऊपर देखा था कि चिली में जो यहाँ पे चूंकि कमाता खान है जहाँ से तांबा मिल रहा है। अब हम नीचे देख रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील देश है वहाँ पे क्या मिल रहा है, मैंगनीज मिल रहा है। तो ब्राज़ील की अमापा खान संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है। देखिए ये खान चूंकि कमाता खान कहाँ पे है, चिली में है तांबे के लिए। अमापा खान कहाँ पे है, ब्राज़ील में है, किसके लिए है ये, मैंगनीज के लिए है। तो ये दोनों खान किस देश में है, किस चीज़ के लिए है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना है नाम और उसके बाद किस चीज़ के लिए फेमस है ये भी, ओके, देश के साथ साथ। आगे देखिए इटाबिरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि इटाबिरा किस देश में है, तो ब्राज़ील में है। किस लिए फेमस है, तो लौह अयस्क खनन के लिए फेमस है ये। तो ये भी लाइन हमारे लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए दक्षिणी अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादन देश ब्राज़ील है, सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील है और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला व कोलंबिया तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पे मिलता है, तो मिलता है ब्राज़ील में। दक्षिणी अमेरिका की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पे है, ब्राज़ील में है, पहला प्रश्न। दूसरा बन रहा है कि कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। यानी कि ब्राज़ील में दो चीज़ सबसे ज़्यादा है, क्या क्या, मक्का और कहवा। ओके आगे देखिए मक्का और कहवा की बात हो गई। अब यहाँ पे बात हो रहा है तेल उत्पादक की। तो कौन कौन से देश हैं, वेनेजुएला और कोलंबिया। यानी कि तेल उत्पादक में दक्षिणी अमेरिका के दो देश आगे हैं, कौन कौन से, वेनेजुएला व कोलंबिया। आगे देखिए सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। तो तांबा कहाँ पे मिल रहा है, चिली में, हमने यहाँ पे देखा है। तो चिली में तांबा, यहाँ पे देखिए ब्राज़ील में मैंगनीज, इटाबिरा में लौह अयस्क, मक्का कहवा ब्राज़ील में और वेनेजुएला और कोलंबिया में तेल उत्पादक है और तांबा तो हमने देख लिया चिली में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आने वाले हैं। तो ये लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आगे देखिए एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुआ है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह लगभग 7,200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। देखिए यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एकांक गुआ जो ये वो चोटी है ये किस महाद्वीप में है, तो ये है किस महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ओके उसके बाद किस पर्वतमाला का ये सबसे ऊंचा चोटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो एंडीज पर्वत का है। साथ ही साथ एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो कहाँ पे है ये, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है एंडीज पर्वत। तो ध्यान रखना है एंडीज पर्वत कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है, एकांक गुआ है। तो ध्यान रखना है। आगे देखिए एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो एग्जाम में आए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है और 4 पर्वत का नाम दे दे तो एंडीज है। ओके एंडीज, फोटो देखिए, फिगर देखिए, देखिए कहाँ से कहाँ तक इसकी लंबाई है। ये लगभग 7,200 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये दूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडीज़ के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है। देखिए अटाकामा मरुस्थल पूछ सकता है कि ये किस पर्वत श्रेणी पे है या फिर किस पर्वत के पास में है अटाकामा मरुस्थल, तो ये है इंडीज़ पर्वत के। या फिर पूछेगा अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। तो एग्जाम में कैसे बनेगा कि विश्व में सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, उसमें अरिका लिखा रहेगा तो अरिका ही है विश्व का शुष्कतम स्थान। और यदि क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि विश्व का शुष्कतम स्थान अरिका किस देश में पाया जाता है या फिर किस देश में स्थित है, तो चिली में है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं। तो ये भी लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़िए अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को क्या कहते हैं, एक्टांसिया, और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको कहते हैं। देखिए अगर ये पूछेगा कि किस देश के विशाल पशु फार्मों को एक्टांसिया कहते हैं, तो वो होगा अर्जेंटीना। और ये पूछेगा कि ग्वांको किसे कहते हैं,
तो जो विशाल पशु फार्मों को यहाँ पे जो पशुपालक होते हैं उसके, उनको कहते हैं ग्वांको। तो ये ग्वांको पूछने की संभावना थोड़ा कम है। बट किस देश के विशाल पशु फार्मों को एक्टांसिया कहते हैं, ये पूछने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो अर्जेंटीना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं, जहां वर्षा का न होना वरदान ही सिद्ध हुआ है। अभी हमने पढ़ा है आटाकामा कहाँ पे है। आटाकामा है दोस्तों इंडिस पर्वत पे है, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? नाइट्रेट के भंडार के लिए फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। तो ये जानना जरूरी नहीं है, बस हमें ये जानना है कि आटाकामा मरुस्थल में क्या प्राप्त होता है? नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्या? नाइट्रेट। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील है, और विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो है। तो ये मंडी पूछने वाला चांस तो बहुत ही कम है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि विश्व में कहवा की मंडी कहाँ पे है? तो साओ पाउलो में है। और विश्व में कहवा का पात्र कौन सा देश है? तो वो है ब्राज़ील। तो ये जानना हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये अगर जानते रहोगे तो भी ठीक ही है, अगर नहीं जानते हो तो भी कोई बात नहीं है। बट विश्व में कहवा का पात्र कौन सा देश है? तो वो ब्राज़ील है। ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास पत्तन है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चैको का मैदान है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि चैको का मैदान किस देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना में स्थित है। पहला प्रश्न। चेक यहाँ पे ऐसे बनेगा कि चैको का मैदान जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये है कपास उत्पादन के लिए। तो 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। अगला लाइन क्या कह रहा है? दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक मात्रा में मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो वो है पेरू। कौन सा है? पेरू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़िए। अगला लाइन क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। पूरे विश्व की बात हो रही है, तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ा मांस बेचने वाला देश कौन सा है पूरे विश्व में? तो अर्जेंटीना है। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है, तो वो है मध्य चिली। ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जाड़ों में भी वर्षा किस देश में होती है? तो वो होती है चिली में होती है, याद रखना है। आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है? दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। तो बस आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है कि पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है, किस महाद्वीप में है? तो वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। बस आपको यही ध्यान देना है, पेंटागोनिया मरुस्थल। आगे देखिए। ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से 2 प्रश्न कैसे बनने वाले हैं कि सांटोस बंदरगाह किस देश में है? सबसे पहली बात तो है ब्राज़ील में, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न बनेगा कि ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह किस चीज़ के लिए प्रमुख या फिर किस चीज़ के लिए फेमस है? तो वो है काफ़ी बंदरगाह के लिए। तो 2 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। आगे बढ़िए। अगला क्या है लाइन? दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए पूछेगा। अगर दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? तो वो है उरुग्वे। कौन सा है? उरुग्वे। सर्वाधिक नगरीकृत देश, यानी कि यहाँ पे नगर सिटी ज़्यादा है। आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है? बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं कि सबसे बड़ा स्थलरुद्ध कौन सा देश है उस महाद्वीप में? तो ध्यान देना है कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध मतलब कि ऐसा देश है कि इसके किसी भी हिस्से से कोई भी मतलब बड़े महासागर टच नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे देश को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थलरुद्ध देश। तो दक्षिणी अमेरिका में वो कौन सा देश है स्थलरुद्ध? वो है बोलीविया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है। इक्वाडोर का गैलापेगोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। देखिए पूछेगा आपको एग्जाम में कि दक्षिणी अमेरिका में कौन से महाद्वीप में तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वाडोर का गैलापेगोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। देखिए यहाँ पे एग्जाम में आपके डायरेक्ट आ सकता है कि गैलापेगोस द्वीप जो कि ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है वो किस देश में स्थित है? तो वो इक्वाडोर में है। कौन सा? ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल। देखिए
इससे संबंधित हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा कि भारत में किस राज्य के तट पर ओलिवर रिडले टर्टल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा राज्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए अगला लाइन क्या है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को गुआनो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप यही जानिए कि गुआनो कहाँ पे प्राप्त होता है, तो दक्षिणी अमेरिका में होता है, जो कि समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य है। बस इतना ही जानना है। इसके भी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 20% है। ओके, तो यहाँ पे हमने अच्छे से कवर कर लिया इस वीडियो में अंटार्कटिक महाद्वीप को और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, और हमने अच्छे से कवर किया है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो अभी के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा भी आपका रिव्यू हो, अच्छा बुरा या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी माइंड में कुछ बात चल रहा हो, तो आप खुल करके कमेंट में यहाँ पे लिखिए। हम उसको पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे। आपका जितना हेल्प हो सकेगा उतना हेल्प हम करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी में मन से लगे रहिए, हिम्मत बनाए रखिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है मुस्कुराते रहिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।